नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस पर। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है PYQ स्प्रिंटर का। यहाँ पर हम पार्ट 2 लेकर आपके सामने आए हैं, जहाँ पर इन डिटेल हम, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर PYQ की पूरी सीरीज़ चल रही है, जो कि आपके अगले साल यानी CUSET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए यूज़फुल है, BHU के एंट्रेंस के लिए यूज़फुल है, सभी तरह के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए यूज़फुल है। ये जो सीरीज़ चल रही है स्पेसिफिकली वो BSc मैथ और BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए चल रही है, जिसमें हम मैथमेटिक्स के पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अगर आप नहीं देख रहे, आप देख सकते, काफ़ी बढ़िया वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। लगभग 20 क्वेश्चन जो वहाँ पर कवर किए जा चुके हैं। आज की वीडियो में रिमेनिंग जो 30 क्वेश्चन बचे थे वो पूरे एक साथ हम यहाँ पर आपको खत्म करने वाले हैं। जो पेपर हुआ तो 4 अक्टूबर को यहाँ पर हुआ था। तो बिना किसी लेट के शुरू करते हैं। PYQ स्टूडेंट की पूरी सीरीज़ आपको चलने वाली है। हर ईयर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं सिर्फ इस चैनल की गाइडेंस पर। तो आप इसको सब्सक्राइब करके लाइक करके आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं। काफ़ी यहाँ पर मेहनत लगती है, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे। तो 20 क्वेश्चन अब तक यहाँ पर डिस्कस हो चुके थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 21वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये आया था, ठीक है। सबके बस की बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी तक यहाँ पर टर्म्स को यहाँ पर लेवाया गया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान ही क्या देना पड़ता है भाई। देखिए रिपीटेशन चालू है कि भाई 10x यहाँ पर था, फिर इसी तरह के यहाँ पर 10x आ गया, फिर आ गया। तो इसमें देखा जाए आपको रिपीटिंग यूनिट को पकड़ना पड़ता है, भाई कौन सी यूनिट यहाँ पर बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं भाई ये यूनिट यानी 10x, ठीक है, और उसके अंदर भी यहाँ पर एडिशन करके 10x, ये यूनिट जो आपकी कंटिन्यूसली यहाँ पर रिपीट कर रही है और यही यूनिट दी भी गई है। तो इस यूनिट को हम पूरा y यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या यहाँ पर बन जाएगी, y इक्वल टू 10x, ठीक है, 10x प्लस वाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर रूट हट जाएगा और उसके बाद आगे का प्रोसीजर जो होगा वो यहाँ पर नीचे मैंने सोल्यूशन बताया है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर y मान लिया था, तो ये फॉर्मेट यहाँ पर आ गया था। उसके बाद y को मैंने एक साइड यहाँ पर कर लिया, ताकि जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई यहाँ पर बढ़िया से हो सके। तो y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल 10x यहाँ पर हो गया, ठीक है। हर ऑप्शन में यहाँ पर जो भी इसको ऑप्शन दिया था, यहाँ पर आपको y 0 यहाँ पर निकालना था, ठीक है। बेसिकली आपको y 0 निकालना, यानी कि x की वैल्यू जब 0 रहे, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पर हमको वैल्यूज़ निकालनी। तो जब आप x इक्वल टू 0 इस फॉर्मूला में जब पुट करेंगे, यानी कि जो आपकी इक्वेशन बन के आई थी y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल 10x, 10 0 0 होता है, तो आपकी ये फॉर्मूला बन के आएगा y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज फर्दर करेंगे तो आपको y 0 अगर y बनाएंगे, यानी y इक्वल टू 0 जो आपके दो वैल्यूज आएंगे, y की आपको 0 और 1 यहाँ पर आएगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ऑप्शन में dy/dx निकालने को भी बोला था। तो इस वाले फॉर्म का आपको dy/dx निकालना पड़ेगा। तो y स्क्वायर करेंगे तो आप 2 dy/dx आएगा, और y का करेंगे 1 आएगा, और 10x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर वो है, तो आपका होगा यहाँ पर कॉमन कर लेंगे हम, dy/dx कॉमन यहाँ पर हो जाएगा, तो 2y माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद sec स्क्वायर x आप यहाँ पर ला देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर dy/dx sec स्क्वायर x माइनस 2y1, इसका x इक्वल टू 0 पर आप वैल्यू x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, और लेकिन x इक्वल टू 0 को y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 बोलेंगे। तो x इक्वल टू 0 पुट करने पर आपका दो वैल्यू आएगा, दोनों में x इक्वल टू 0 लेकिन दो चीज़ दे रहा है आपको, y इक्वल टू 0 दे रहा है, y इक्वल टू 1 दे रहा है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप पुट कर देंगे, तो dy/dx इक्वल टू 0 आपको -1 और बना जाएगा। जिस ऑप्शन में था वो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी यहाँ पर एरर रहेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर यहाँ पर बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नीचे थोड़ा स्लाइड करते हैं, आप देखते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया dy/dx इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई। तो इसमें बेसिकली आपका जो मेन चीज़ था वो यहाँ पर ये था कि आपको फॉर्मूला यहाँ पर पता रहना चाहिए था। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि भाई साइन सी जो होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, हम अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी जो होता है वो होता है आपका 2 cos सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू होता है, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर इस पर आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। आपका x माइनस वाई बाई टू दिया गया, ये दिया गया है। तो इसका बेसिकली जो सोल्यूशन है आपको गिवन ये है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। सारे जितने भी फॉर्मूले होते हैं आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। तो इस पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे, यानी यहाँ पर जो c है वो x माइनस वाई बाई टू है, और जो d है आपका x प्लस वाई बाई टू यहाँ पर है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि साइन वाई बाई टू जो है ये इसके नीचे आप लेके जाएंगे, और 2 cos x बाई डी सी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ स्लाइड, ठीक है। ये चीज़
ये चीज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको नॉर्मली पता है कि जो भाई cos x dx की जो डिफ्रेंसिएशन नॉर्मली आपको एनसीईआरटी बुक्स में दिया रहता है, वो दिया रहता है कि log कोसिक x माइनस कॉट एक्स। बट जब सिर्फ एक्स रहता है तब के लिए होती है, नहीं एक्स के साथ कोई वेरिएबल यानी कोई कांस्टेंट वगैरह यदि जुड़ जाते हैं, जैसे x/2 जुड़ गया, ठीक है, x/4 जुड़ गया, कोई भी कांस्टेंट जुड़ सकता है, 1/3 2/3 कुछ भी जुड़ सकता है। तो उस कांस्टेंट के यानी यहाँ पर यदि ए एक्स लिखा रहता है तो इस ए की वैल्यू पर कोई भी चीज़ हो, चाहे 2/3 हो चाहे 1/3 हो, वो क्या रहता है, डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, जैसे a/x यहाँ पर दिया है, ठीक है, इसको मिटा के यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो कोसिक एक्स यदि दिया गया तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन आएगा वो आएगा 1/a, बाकी पूरा वही सेम जो रहेगा जो आपके पढ़ते हैं आप, कोसिक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो 1/a बस एडिशनली यहाँ पर आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर की गई है कि ये y/2 यहाँ पर दिया गया था, तो ये y/2 निकल के बाहर, देखिए ये 1/2 आ गया, डिवाइड में हो जाता है, और बाकी वही प्रोसेस जो सेम रहता है वो तरह है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी 1/2 एक्स्ट्रा था x के साथ, 1/2 देखिए डिवाइड में आ जाए, जो भी वेरिएबल रहते हैं एक जो फॉर्म डिनोट करता है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाए, डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो ये कट आउट की आपको ये फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। नीचे स्लाइड करते हैं यहाँ पर, तो कॉसिक y/2 आया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin y/2 लिख सकते हैं। कॉट को कॉस, कोई भी चीज़ दिया रहे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली क्या देखा जाता है कि कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पर कॉसिक कॉट स्टैन इस तरह का दिया रहे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की आप कोशिश क्या करें। साइन या कॉस सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही होती है, आप इसमें कन्वर्ट कर लिया करें गिवन एक्सप्रेशन को देके, और फिर आगे यहाँ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर साइन एक्स पहले से था तो इसको मैंने क्या किया, साइन वाई और कॉस में बदल लिया। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो भी किसी ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं वो साइन और कॉस यहाँ पर होती हैं। तो साइन सन यहाँ पर क्या हो गया, सेम हो गया, देखिए हमारा कैलकुलेशन इजी हो गया। तो यहाँ पर 1 - cos y/2 हो गया। अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 - cos x 2 sin square x/2 होता है। ये आता कैसे, बेसिकली आता है कि आपका जो cos 2x होता है वो होता है आपका 1 - 2 sin square x/2 होता है। यानी अगर मैं यहाँ पर 2x को x कर दूँ, ठीक है, 2x को ये होता है 2 sin square x ही होता है। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या, मैं x को यदि x/2 यहाँ पर पुट कर दूंगा तो ये पूरा कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, cos x आ जाएगा। cos x = 1/2 sin square x/2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब sin square x को उधर ले जाऊंगा तो 1 - cos x = 2 sin square x आएगा, जो यहाँ पर मैंने दिखाया है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद ये नीचे भी sin y/2। अब आपको पता है कि sin 2x जो होता है वो होता है 2 sin x cos x। ठीक है, ये यहाँ पर होता है, आराम से आपको होता है। तो बेसिकली यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर x की जगह, यानी इसको अब लिखने का जो यहाँ पर मेथड है वो है कि यहाँ पर 2x की यहाँ पर जगह क्या दिया गया है, y/2 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 2x इज सिंप्लीफाइड टू यहाँ पर क्या दिया गया है, y/2 दिया गया है। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 2x के बाद तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, y/4 हो जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ भी x दिया रहेगा, इस एक्सप्रेशन जहाँ भी आपको यहाँ पर y/4 कर देना है, जो कि मैंने यहाँ पर देखिए किया है 2 sin y/4 cos y/4। इससे क्या होगा, साइन साइन कैंसिल हो गया, आपका नीचे यहाँ पर sin y/4 cos y/4 आ गया, जो कि आपका आगे चल के यहाँ पर tan y/4 हो जाता है। -2 sin x/2 इधर था, उसको दल्ला लेंगे तो कॉन्स्टेंट एक तरफ हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन में दी गिवन था। ठीक है, काफ़ी अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये लेंदी क्वेश्चन कह सकते हैं। इसका सॉल्यूशन एक बार में देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया था ये आपका बोनस में गया था, बोनस में इन द सेंस इसलिए गया था, इस फार्मूला निकालने का एक आपका वो होता है, फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला निकलता है ये, वही आप सिंपल प्रोसेस करने चलेंगे तो वो काफ़ी समझ आएगा। सिंपल फार्मूला क्या होता है कि कोई भी यदि आपको पेयर ऑफ, ये इक्वेशन जो होती है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपकी दो लाइन यहाँ पर छिपी रहती हैं। तो इसका निकालने का तरीका होता है कि tan θ = 2h² - ab/a+b, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये अप्लाई आप करते हैं तो आपको जो बेसिकली भी आप आंसर देखेंगे वो आता है -17/6 tan 1 - 1। ये ऑप्शन में गिवन ही नहीं था, इसलिए एज अ बोनस ये क्वेश्चन गया था। ठीक है, ये देखिए नीचे नीचे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था। किसी भी लाइन की जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो यहाँ पर इक्वेशन होती है, इसको बदल लेता हूँ, वो इस फॉर्म में होती है ax² by² 2hxy 2gx + 2fy+c। ये फार्मूला मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर कंपैरिजन कर लें, जो इक्वेशन आपको गिवन है उससे आप 2h की वैल्यू निकाल लिया, h की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू निकाल ली और b की वैल्यू निकाल दी है। डायरेक्ट बस आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना है और डायरेक्ट आपको यहाँ पर -17/6 आ गया है। tan थीटा जो है आपका
-17/6 एंड थीटा जो है आपका tan इनवर्स -1 -17/6 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन प्रेजेंट नहीं था। तो मात्र बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। आगे भी यहाँ पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स के कभी भी यहाँ पर एंगल पूछेगा तो आप इस फॉर्मूला को बस याद कर लीजिए, 2h² - AB a+b, और आपका क्या है डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी डायरेक्ट यहाँ पर जितने भी एंगल वेंगल क्वेश्चन होते हैं, यदि आप बेसिक लगाने चले तो आप 150 मिनट में आप 150 क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबका यहाँ पर फॉर्मूला होता है इस क्वेश्चन की, यानी जो भी दो सर्कल यहाँ पर इंटरसेक्टिंग रहते हैं तो उनकी जो भी यहाँ पर टेंजेंट जाती है, तो टेंजेंट के बीच का जो यहाँ पर एंगल बेसिकली होता है वही आपका क्या होता है, सर्कल के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, नीचे मैंने दिया कि दो इक्वेशन यहाँ पर दी गई है, तो इनके बीच के यदि आपको कोण निकालना है तो उसका बेसिक सा जो फॉर्मूला होता है, काफ़ी थोड़ा सा अजीब सा एक्सप्रेशन दिया है, बट यस आप इसको क्या कर सकते हैं, मेमोराइज आराम से ईजिली कर सकते हैं। ये देखिए, यानी कॉस थीटा जो होता है इसका निकालना जो फॉर्मूला, जैसे वहाँ पर आपने पूछा tan थीटा = 2h² - AB अपॉन a+b पढ़ा इसके पहले क्वेश्चन, इसलिए मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पर साथ में रखा है ताकि वो डिफरेंस पता कर सके। तो सर्कल के जब यहाँ पर इंटरसेक्टिंग एंगल पूछता है तो आप cos थीटा = r1² r2² -d² अपॉन 2r1 r2। बस आप कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत है, कुछ भी फिगर वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी इक्वेशन दिया गया है उसमें सब सिंपली, यानी r1 क्या होता है, पहले सर्कल का रेडियस, r2 क्या है, दूसरे सर्कल का रेडियस, d जो है d क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, और इन दोनों का आपको मॉड लेना पड़ेगा। मॉड क्योंकि डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए मॉड लगा दिया जाता है कि अगर नेगेटिव आता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, और r1 r2 जो हैं आपके वो रेडियस हैं दोनों सर्कल के। ठीक है, अब आपको रेडियस निकालना तो आता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, g² f² - c होता है। तो उसका इक्वेशन जो होता है आपकी, ठीक है, किसी भी सर्कल इक्वेशन क्या होती है, ax² bx² + 2gx 2fy + c = 0, और रेडियस जो होता है उसका होता है g² f² - c। सेंटर क्या होता है आपका -g -f। तो बस आप रेडियस यानी r1 r2 निकाल लेंगे, सेंटर दोनों आपने निकाल लिए c1 c2, सेंटर के बीच के डिस्टेंस जो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, थीटा जो एंगल बिटवीन है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको किया है कि g1 f1 c1 इसकी वैल्यू ने पुट की 1/√2 आया, r2 की वैल्यू भी 1/√2 आया। ये उनके सेंटर आ गए जिसको मैंने किससे निकाला, -g -f से निकाला है, और उनके बीच का सेंटर ले लिया, 1 आया, डी की वैल्यू 1 हो गई, और डायरेक्ट देखिए मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और आंसर आपका मैंने पुट की, डायरेक्ट आंसर आपका π/2 आ गया। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल सर्कल की कंडीशन भी होती है, तो इस फॉर्मूला को यदि आप याद करेंगे तो आपको आगे बेनिफिट मिल जाएगा। तब तक मैंने आपको दो फॉर्मूला यहाँ पर एंगल के, इसलिए दोनों क्वेश्चन मैंने साथ साथ रखे थे। यानी अगर आपके दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दी, यानी पेयर ऑफ लाइंस यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा था इसके प्रीवियस वाला, तो उस केस में क्या लगता है, tan थीटा = 2h² - AB अपॉन a+b लगता है। लेकिन जब यहाँ पर सर्कल का इंटरसेक्शन देता है तो आप उस केस में cos थीटा = ठीक है, cos थीटा = r1² r2² - d अपॉन 2r1 r2। काफ़ी सिंपल है, इसको आप पूरी लिस्ट बना सकते हैं सारे फॉर्मूलेस की, याद कर लीजिए। कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा इंटरसेक्टिंग सर्कल का, फॉर्मूला आप लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। r1 r2 उसके रेडियस है दोनों सर्कल के, d डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स हैं, बस हो गया। तो ओवरऑल क्वेश्चन क्या बन गया कि आपको रेडियस निकालना है, आपको डिस्टेंस सेंटर निकालना है, उस पर पुट कर देना है। एक ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन में आता है, कुछ भी यहाँ पर टिपिकल वगैरह नहीं था। किस तरह के आप फॉर्मूले जो आप एनसीईआरटी वगैरह में नहीं पढ़ते हैं, यदि आप आर्टिशन वगैरह लगाते हैं तो उसमें आप इस तरह क्वेश्चन दिए होंगे, पैराबोला का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें क्या रहता है, आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है, आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है, यानी इसको सिंप्लीफाई करके आपको x² = 4 या फॉर्म में आपको लेना पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला जो होता है उस फॉर्म में आपको यहाँ पर लेना पड़ता है। शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला कंडीशन, तो उसका फॉर्मूला जो इस फॉर्म में आता है। ठीक है, तो उसको बेसिकली आपको यहाँ का करना रहता है, स्प्लिट करना रहता है जो भी आपको इक्वेशन यहाँ पर दिया है। तो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको गिवन रहता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, एक्स टर्म को एक तरफ कर लीजिए। ये किसी भी इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है कि भाई सेम वेरिएबल्स को आप एक तरफ कर लीजिए, वाई को मैंने एक तरफ कर लिया, एक्स को मैंने एक तरफ कर लिया। अब यहाँ पर करना क्या रहता है कि भाई देखिए 9x² मैंने 6x दिया है, बीच वाले टर्म को आप पहले क्या करना पड़ता है, x² के टर्म को यहाँ पर यूनिटी बनाई जाती है, x² का जो कोफिशिएंट है उसको यूनिटी बनाने, सिंगल बनाना है।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 9 कॉमन ले लूँगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कंडीशन यहाँ पर दे सकते हैं। एक्स स्क्वायर का जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है 10th क्लास में था, उसमें आपने पढ़ा होगा कि भाई एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो पहली बात सिंगल होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे अब ये आ गया यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6/9x। ठीक है, अब ये सिंपल, इसमें मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। इसमें करना क्या रहता है कि भाई जो एक्स की कोफिशिएंट होती है, यहाँ पर एक्स की जो कोफिशिएंट होती है 6/9, इसका पहले हाफ़ कर देंगे। ठीक है, हाफ़ किया मैंने तो क्या आ गया, ये 3/9 आ गया, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कितना आ गया 9/81। यानी मैं करूँगा क्या, मैं +-9/81 कर दूँगा बस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मैंने +9/81 किया, -9/81 किया। तो इसको जब मैं कंबाइन फॉर्म लिखूँगा, एक्स माइनस 3/9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसको आप आके तो सब्ट्रैक्ट वगैरह कर ही सकते थे कि मैंने लिख भी दिया। हाफ करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसकी कंबाइन वैल्यू पता चल गई, ये वाई स्क्वायर मैंने इस फॉर्म में बन जाएगा। इसको आप कंपेरिजन करेंगे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ पर वैल्यू आपको =1 आ गई। ठीक है, और लेटस रेक्टम होता कितना है आपका, लेटस रेक्टम जो आपका होता है वो 4 ही होता है। 4 × 1 = 4। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग और पैराबोला केस अगर नॉर्मली देखो तो सारे बच्चे कर लेंगे। तो इस तरह का उन्होंने क्वेश्चन दिया जिसमें आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगता है। एक्स स्क्वायर पावर ऑफ यूनिटी कीजिए, उसको हाफ कीजिए, स्क्वायर कीजिए, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया है। काफ़ी अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट PDF वगैरह तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी सिंपल है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बेसिकली आपको जिसको यहाँ पर tan x का ग्राफ ही नहीं आता था तो वो उस क्वेश्चन को कर ही ना पाता, बाकी जिसको आता था वो आराम से इस क्वेश्चन कर लेता था। देखिए tan x का जो ग्राफ होता है आपको पता है π/2 पे ये इन्फिनिटी को यहाँ पर टेंड करता है। ठीक है, π/2 को ये इन्फिनिटी टेंड करना है, ये क्या है π/2। तो बेसिकली आपको बस ये देखना था कि भाई π/2 पर फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी जाती है। तो जहाँ पर भी इन्फिनिटी जाएगा भाई फंक्शन डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूस कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आपका फंक्शन जो है, जो भी गिवन है f = tan x, यहाँ पर फंक्शन जो गिवन है, जहाँ पर भी फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड होगा वहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं कि π/2 पे जहाँ भी क्लोज्ड ब्रैकेट दिया है, देखिए यहाँ पर π/2 इंक्लूडेड है और π/2 पे कंटिन्यूस हो नहीं सकता, यानी ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। ठीक है, कंटिन्यूस सब पे हो नहीं सकता। इन दोनों देखिए ओपन कर ब्रैकेट दिया, नहीं π/2 को एक्सक्लूड करके दिया गया है। और 0 पर आप जानते हैं फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ये tan वाला, और 0 पर भी होता है, ये 0 को छोड़ना चाहिए। तो यानी सिर्फ यहाँ पर π/2 को इंक्लूड करने की वजह से दो ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर π/2 पे tan x जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो आपका A करेक्ट है, B करेक्ट है, यानी A+B जिसमें करेक्ट दिया होगा वो आपका आंसर, यानी ऑप्शन 4 आपका जो है करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन जो था काफ़ी यहाँ पर अच्छा था। यहाँ पर 2 क्वेश्चन को उन्होंने एक साथ यहाँ पर क्या किया था, मिक्सअप कर दिया था। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करने तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, x = 2 यहाँ पर पुट करके एक बार देखते हैं क्या भाई सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे, यानी 8 - 4 यहाँ पर आ गया। नीचे करेंगे 8 - 2 दूनी 4, 4 × 16 यहाँ पर, और +8 आ गया। ठीक है, 8 × 8 = 16, यानी क्या 4/0 फॉर्म में आ गया। 4/0 इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। भाई इन्फिनिटी आ गया, इट मीन्स कि ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती हैं। कोई भी वैल्यू आप पुट करें, यदि आप इन्फिनिटी आ गया तो वो लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती हैं। ठीक है, ये लेकिन 0/0 फॉर्म हो गया तब इस लिमिट को सॉल्व करने का वे होता है। बट इस तरह के लिमिट को सॉल्व करने का, तो इस फॉर्म को सॉल्व किया जा सकता है। 0/0 जो फॉर्म आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम एल हॉपिटल रूल्स या फ्रैक्शनल मेथड, कई सारे मेथड थे उसको सॉल्व कर सकते थे। बट यहाँ पर 4/0 आ गया, इन्फिनिटी आ गया, तो इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। हम 1/∞ फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं, हम 0/0 को सॉल्व कर सकते हैं, हम इन्फिनिटी/∞ फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं, बट ये वाले फॉर्म को हम नहीं सॉल्व कर सकते। इट मीन जो पहला ऑप्शन है कि इसमें लिमिट जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी ये ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है, यानी ट्रू है। ठीक है, ये ऑप्शन ट्रू है। उसके बाद यहाँ पर अब सेकंड वाले में देखते हैं, यहाँ पर 2 आप पुट करेंगे तो 8 - 2 दूनी 4, 8 आएगा। और नीचे भी आपका क्या आ जाए, 2 दूनी 4 -10 + 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पुट किया तो 8/0 आ गया, और नीचे भी क्या आ गया 10 और 10 - 0। इस 0/0 फॉर्म को भाई हम सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और 0/0 फॉर्म को हम एल हॉपिटल से सॉल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शनल मेथड से। तो एल हॉपिटल रूल सबसे बेस्ट माना जाता है। जितना बड़ा एक्सप्रेशन दिया है आपको क्या करना करता है कि जो भी यहाँ पर न्यूमरेटर गिवन है, जो भी डिनोमिनेटर गिवन है, उसको बस आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है,
तो एक्स क्यूब दिया यानी 2x³ हो जाएगा, -2 x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, उसके बाद x² 2x हो जाएगा, -5 इसका डिफ्रेंशिएशन 5 होगा, 6 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0, अब यहाँ पर 2 जो है इस पर पुट कर दीजिए, आपके वैल्यू यानी लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। यानी स्टेटमेंट 2 की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये स्टेटमेंट गलत है, यानी स्टेटमेंट 2 जो है फॉल्स है और स्टेटमेंट 1 की डज नॉट ये ट्रू है, यानी स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। वो किस ऑप्शन में आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, तो पहला वाला क्यों गलत था, क्योंकि भाई उसमें 4/0 फॉर्म आ गया, ये इन्फिनिटी सॉल्व नहीं की, जैसे 0 में 0/0 फॉर्म आया था, जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शनल मेथड से, और फ्रैक्शनल सॉरी क्वाड्रेटिक मेथड से या एल हॉस्पिटल रूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाया है कि यहाँ पर नॉट डिफाइंड फॉर्म आ गया तो इसलिए, और यहाँ पर क्या एल हॉस्पिटल रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये क्वेश्चन आया था काफ़ी यहाँ पर कह सकते हैं ये भी लिमिट का ही क्वेश्चन था, ठीक क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको दो यहाँ पर दो लिमिट आपको निकालनी है, एक्स टेंड टू 0 निकालनी, एक्स टेंड टू 1 निकालना है। ठीक है, अब एक्स टेंड टू 0 यदि आपको लिमिट निकालनी है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एक्स टेंड टू 0 माइनस पे निकालते हैं और एक्स टेंड टू 0 प्लस निकालें, LHL है ये RHL है। तो एक्स टेंड टू 0 माइनस पे क्या होता है, एक्स वैल्यू जिसमें 0, एक्स वैल्यू 0 किस फॉर्म में है, ax² प्लस tan b में है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी इस केस में। ठीक है, LHL यानी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हम x=0 पे निकाल, एक्स टेंडिंग 0 निकाल रहे हैं, LHL क्या हो जाएगा आपका एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस x= यानी ax² प्लस tan b। ठीक है, तो x=0 यहाँ पुट कर देंगे तो बेसिकली आपका tan b आ जाएगा। उसी तरह आप RHL निकालेंगे एक्स टेंड टू 0 पे, तो यानी क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस 0 प्लस यानी 0 से बड़ा ये है, यानी bx प्लस tan अल्फ़ा, और इस पर वैल्यू x=0 डालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा आ जाएगा। अब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए LHL = RHL यानी tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा। तो आपको एक कंडीशन यहाँ पर मिल गई कि भाई tan अल्फ़ा जो होगा वो tan बीटा के इक्वल होगा, कब, जब आपकी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, tan अल्फ़ा tan बीटा होगा। अब यहाँ पर 1 को हम एग्जिस्ट कराना है भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 भी एग्जिस्ट कराना है, दोनों साथ में एक्सटेंडिंग 1 में करेंगे तो LHL जो आएगा एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस fx हो जाएगा, 1 माइनस यानी एक से छोटा आपको यही वाला हो गया bx प्लस tan अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा एक्स प्लस tan अल्फ़ा करेंगे, 0 डालेंगे, इसकी वैल्यू tan अल्फ़ा आ जाएगी। इसका आप वो निकालेंगे, RHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड 1 + 1 x> 0 पे भी आपको यही चीज़ है, यानी bx³ प्लस tan अल्फ़ा। इस पर भी आप x= यहाँ पर क्या करेंगे, 1 करेंगे। ठीक है, एक्स टेंड टू यहाँ पर 1 करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, बीटा प्लस tan अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया यहाँ पर। उसके बाद दोनों के यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली जो यहाँ पर कंडीशन निकल कर आई, यहाँ पर नीचे मैंने सॉल्व किया है, बेसिकली जो यहाँ पर कंडीशन जो निकल कर यहाँ पर आई, tan = tan बीटा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा प्लस tan अल्फ़ा उस केस में हो जाएगा, यहाँ पर बीटा प्लस tan अल्फ़ा यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, यानी ये लिमिट वैसे भी एग्जिस्ट करती, तो बेसिकली जो कंडीशन बची है कि tan अल्फ़ा tan बीटा हो गया। ठीक है, नीचे जाइए, अब आपने वहाँ पढ़ा था कि जब भी आपका tan x = tan y होता है, उस केस में x जो होता है वो होता है आपका n + y, वही आपके यहाँ पर लगा n + v, अल्फ़ा बीटा = n हो गया, अल्फ़ा माइनस बीटा n हो गया, वो सॉल्व हो गया क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये आपका बेसिकली है सीरीज़ का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बेसिकली सीरीज़ को यहाँ पर आइडेंटिफाई यहाँ पर करनी थी। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1.3 दिया है, 3.5 दिया गया है, 5.7 दिया गया, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, यानी ऑड की यहाँ पर सीरीज चल रही है। यहाँ 3, 5, 7 दिया गया है, तो 1, 3, 5 को यहाँ पर लिखने का क्या तरीका है, इसको आप 2r - 1 लिख सकते हैं, r = 0 से, क्योंकि यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 3 आ जाएगा। उसके बाद 3, 5 और 7 को ऐसे लिख सकते हैं आप, 2r + 1 फॉर्म में लिखेंगे। भाई यहाँ पर आप 1 डालेंगे 3 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 डालेंगे तो 7 आ जाएगा। तो बेसिकली जो पूरा यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है वो किस फॉर्म में दिया गया है, 2r - 1 और 2r + 1 के फॉर्म में दिया गया है। सिग्मा ले लेंगे, r = 1 से n जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू आप पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये आपको तो n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ 2r - 1
2r+1 दिया, n की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 2n-1 आ जाएगा, 2n+1 आ जाएगा। अभी a+b फॉर्म में है, यानी जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा, यानी यहाँ पर 4n² - 1 हो जाएगा। अब सिग्मा यहाँ पर लगा ही हुआ है, ध्यान दीजिएगा, n=n तक, ठीक है, n=1 से n=1। अब यहाँ पर n=1 यहाँ पर जाएगा तो यानी n1+1+1+1 अप टू इन्फिनिटी यहाँ पर आप जाएंगे, n टर्म तक जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, n हो जाती है। और n² की जो वैल्यू आपको पता है n+1 2n+1 हो जाती है, वो आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। काफ़ी ये आपको यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह याद करना था। 2n+1 4n² 1 हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला, n² का फॉर्मूला होता है। n² फॉर्मूला क्या होता है, n इन सब फॉर्मूला को आप बढ़िया से यहाँ पर तैयार कर लीजिए, काफ़ी क्वेश्चंस पे फंसती हैं। उसके बाद यहाँ पर 1+1+1 अप टू n टर्म्स रहते हैं तो उसका डायरेक्ट यहाँ पर n मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। उसको फर्दर यहाँ पर आप सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे, n यहाँ पर जैसे मैंने किया है, ठीक है, 2 यहाँ पर कैंसिल किया है, n/3 क्योंकि हर ऑप्शन यहाँ पर n/3 दिया गया था, मैंने n/3 को सेपरेटली निकाल लिया। n/3 को सेपरेटली निकालें तो आपको अंदर ये बचेगा, ठीक है, अंदर ये बचा, मैंने अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई वगैरह किया, अंदर सिंप्लीफाई किया। आप देख सकते हैं किस तरह मैंने यहाँ पर किया है। 2n को यहाँ पर फिर दोनों को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व किया, ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली जितने भी यहाँ पर फॉर्मूले हैं, n³ वगैरह के फॉर्मूले हैं, n² के वगैरह हैं, 1+1+1 जो था वो आपका n होता है, इन सब का फॉर्मूला जो है यहाँ पर याद रखने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पर दिया गया है, इस क्वेश्चन को आपको देख के भले डर लगा हो, बट इस क्वेश्चन में कुछ खास यहाँ पर दम नहीं है। यहाँ पर बेसिकली कंडीशन दी है कि जब आपका n=1 होगा तो 1 होगा, तो यानी a1 निकालना है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, a2 निकालना है उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आपको a3 निकालना है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा कि an-1 an-2। यहाँ पर जब आप n=3 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, a2/a1 आ जाएगा, a2 की वैल्यू 2/1 यानी 2 हो गई। इसी तरह आपको क्या करेंगे, a4 करेंगे तो ऊपर a3/a2 आ जाएगा, यानी 2/2 यानी 1 आ जाएगा। उसी तरह a5 निकालना है तो आप a4/a3 कर देंगे, a4 की वैल्यू 1, a3 की वैल्यू 2। इस तरह जितने भी 6 टर्म्स दिए गए उनको आप निकाल लेंगे, उनका मल्टीप्लाई करना था, उनका एडिशन करना था, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। मैंने सारे यहाँ पर वैल्यूज़ निकाल लिए हैं, उनका फिर एक बार सम कर दिया, एक बार एडिशन कर दिया। तो इस एक्सप्रेशन को देख के आप भले डर सकते हैं, बाकी 2 वैल्यू दी गई, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके वगैरह आपको निकाल लेना था। ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपका CU से जो भी अगर एग्जाम होगा उसमें कुल मिला के इसी तरह के यहाँ पर लेवल क्वेश्चन रहेंगे। अगर हाई लेवल रहा भी थोड़ा भी इससे बढ़ के तो कट ऑफ वगैरह कम जाएगा, आप जैसा कि जानते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को देख के काफ़ी लोग यहाँ परेशान हुए होंगे। इस क्वेश्चन में बस बेसिकली आपको बस एक चीज़ करना था कि आपको जिसको भी यहाँ पर π/12 यानी cos π/12 की वैल्यू और sin π/12 की वैल्यू जिसको भी यहाँ पर पता थी वो क्वेश्चन हो जाता आराम से। जिसको जो वैल्यू इसको निकाल लेता समझो वही ये क्वेश्चन ही था, क्योंकि अगर आप 1 - यहाँ पर ले जा रहे हैं यानी 1 से छोटा, तो 1 से छोटा ये है, 1 से छोटा यानी आपको क्या निकालना है, sin π/12 यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1, ठीक है, 1 - और sin π/12। अब ये कांस्टेंट है तो निकल के sin π/12 भी हो जाता, और sin π/12 की आपको वैल्यू निकालनी थी। उसी तरह यदि 1+ की बात करूं तो 1 से ग्रेटर कौन सा फंक्शन, cos π/12, यानी इस केस में आपको cos π/12 की वैल्यू निकालनी थी, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। x ग्रेटर देन यानी x टेंडिंग टू -1 मतलब होता है x नीचे में, जिसके लिए आपका fx जो है वो sin π/12 दिया गया था, यानी 1 - fx करेंगे, ये करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन है तो आराम से निकला कि sin π/12 हो। देखिए sin π/12 की आपको वैल्यू निकालनी थी, π/12 को आप इस तरह लिख सकते हैं 3π - 2π/12, ये फॉर्म में आ गया, यानी sin a - b फॉर्म में आ गया, जिसका फॉर्मूला होता है sin a cos b - cos a sin b। इसका वैल्यू आपने पुट किया, यहाँ पर सॉल्व किया, डायरेक्ट ये वैल्यू आ गई √3। इसी तरह आपको cos π/12 की वैल्यू निकालनी थी, आंसर आपका आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं। ये आपका था बोनस क्वेश्चन में था। बेसिकली इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी, ठीक है, अगर यहाँ पर पहली बात तो उनको a = देना था तब क्वेश्चन कुछ लायक बनता, जब हम मल्टीप्लाई कर देते कुछ भी करते, बट यहाँ पर डायरेक्टली a अटैच करके नहीं रहता। अगर a = भी रहता तब भी इसका आंसर जो इसमें से कभी ना आता, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर करके आपके लिए दिखा भी दिया है। ये बार राइट जो होता है यानी अच्छा क्वेश्चन तब बनता कि यदि आपने a = कुछ बोला होता, ठीक है। तो अगर a = कुछ मैंने ये मान लिया तो a ट्रांसपोज आपका ये हो जाता,
ठीक है। ए ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, जो रो रहता है वो आपका कॉलम बन जाता है, कॉलम जो रहता है आपका रो बन जाता है। जैसे आपका जैसे 1 2 4 6 दिया गया है, इसका आपको यदि ट्रांसपोज निकालना है तो ये चीज़ जो रहेगा 1 2 जो इस तरह दिया गया है हॉरिजॉन्टली जो दिया इसको आप वर्टिकली 1 2 कर लिए, ये जो हॉरिजॉन्टली 4 6 दिया ये कर लिया, यानी ये इसका क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज है, यानी पूरा रो कॉलम में, कॉलम जो है वो रो में बदल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये यही था। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर ए इन्वर्स भी निकालना। ए इन्वर्स आपको जानते हैं कि ए इन्वर्स जो भी होता है वो होता है क्या होता है 1/mod A एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर निकाल लिया है आराम से। और उसके बाद एडजॉइंट बेसिकली यहाँ पर 2 × 2 मैट्रिक्स का दिए गए हैं। ठीक है, तो 2 × 2 मैट्रिक्स का कैसे एडजॉइंट वो निकालना पड़ता है एडजॉइंट, वो आप देख लीजिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पर रखा है, जैसे मैंने लिया 2 3 4, यहाँ पर -3 कर देते हैं, यहाँ पर 6 कर देते हैं। तो जब 2 × 2 मैट्रिक्स जब रहता है तो इसका आपको जब एडजॉइंट निकालना है तो आप इन दोनों कॉलम को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। यानी जैसे हम 2 6 दिया गया है तो हम क्या करेंगे, आपका वो 6 2 कर देंगे। और उसके बाद जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है 4 3 इसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 है तो -4 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 × 2 मैट्रिक्स में हम यही करते हैं कि जो ये यहाँ पर ये 2 एलिमेंट्स जो है, यहाँ पर थोड़ा सा कलर यहाँ पर बदल को दिखाता हूँ। ये जो 2 एलिमेंट्स हैं इसको हम थोड़ा सा एक्सचेंज कर देंगे, 6 2 कर दिया। और यहाँ पर ऑफ डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं 4 -3 पे हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। -3 को मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई किए तो -4 यहाँ पर आ गया। तो इसी तरह यहाँ पर जॉइंट ऑफ ए निकाल के यहाँ पर हमने इन्वर्स बढ़िया से निकाले, सारा प्रोसेस दिया गया। यदि आप बीच में नहीं कर पा रहे तो मैंने एक स्टेप यहाँ पर दिया है। उसको मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए ये डिब्बा पकड़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये डिब्बा पकड़ेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ जाएगा। और एट लास्ट हम जब सॉल्व करेंगे उसका तो ये आंसर आएगा, जो कि ना कॉलम मैट्रिक्स है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसी भी तरह का मैट्रिक्स नहीं है, तो उस पर बोनस आपको मिलना ही मिलना था। ठीक है, उसके बाद बीच में एक सिंपल क्वेश्चन रख दिए। तो ये आप बहुत ही ध्यान दो, क्योंकि आप शुरुआत में यदि आप टफ क्वेश्चन देख लिया आपने और आप डर गए, तब तो आप समझिए कंपटीशन से पहले ही निकल गए। क्योंकि शुरुआत में आपको टफ दे के आपको लगाएंगे कि भाई आप नहीं कर सकते, कम समय कहाँ पर हो जाए, बीच बीच में जो है बहुत ईजी क्वेश्चन होगा। तो आपको जैसे कोई टफ क्वेश्चन देखे तुरंत वहाँ पर स्किप कीजिए, आगे बहुत आसान आसान इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि में कोई भी प्रकार के यहाँ पर ताकत नहीं है। 10 टर्म बोला यानी A+90 की वैल्यू आपको यहाँ पर -15 दी गई थी, और 31st टर्म यहाँ पर यानी A+30D की वैल्यू यहाँ पर आपको -57 दी गई। दोनों को सॉल्व करना था और कुछ भी यहाँ पर नहीं करना था। तो टफ क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन को तुरंत स्किप कीजिए, आगे क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आपके 150 क्वेश्चन था। इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर 100 120 130 क्वेश्चन आपको टाइम करने थे। मिनिमम जो 150 में यहाँ पर BHU के इंटरव्यू में 70 क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो आप क्या होते हैं, आप 1000 रैंक के अंदर आराम से आप यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चन कितना हो, यानी हाफ क्वेश्चन भी आपको नहीं करने हैं। तो कोई भी टफ क्वेश्चन दिखे तो आप तुरंत वहाँ पर स्किप कर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, आपका यहाँ पर बोनस में गया था, क्योंकि यहाँ पर देखिए XYZ को उन्होंने क्या बोला था कि भाई ये क्या है आपका अरिथमेटिक में है। अरिथमेटिक में तो यानी 2y = x+z आएगा। ठीक है, यानी 2y जहाँ पर भी दिया है वहाँ पर आप x+z, यानी यहाँ पर आप देखेंगे 2y - z - x, इसको आप कैसे लिख सकते, 2y - z + x लिख सकते हैं। और इसकी जगह मैं 2y लिख दूंगा, 2y - 2y 0 हो जाएगा, और 0 से मैं पूरा मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर क्या होगा 0 ऑलरेडी आता है, लेकिन 0 जो है किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया है, तो ये बोनस गया था फाइनल आंसर की में भी। ये क्वेश्चन में कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपके फॉर्मूला भी, यानी ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP के आधार पर यहाँ पर था ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप टफ कैटेगरी में मान सकते हैं, तो उसकी आप कैलकुलेशन देखेंगे तो काफ़ी आपको यहाँ पर टिपिकल लगेगा। बेसिकली आपको यहाँ पर ABL कुछ टर्म्स यहाँ पर दिए गए। तो लास्ट टर्म को पता है कि लास्ट टर्म जो होता है आपका nth टर्म ऑफ GP होता है। ठीक है, और जो भी nth टर्म होता है वो आपका AR-1 से, यानी कोई भी आप nth टर्म निकालते हैं तो बेसिकली आप ARn-1 से निकालते हैं। तो यहाँ पर L जो हो जाता है वो आपका ARn-1 हो जाता है। तो R-1 की जो वैल्यू होती है वो कि L/A आती है। ये आप क्वेश्चन निकालनी थी। उसके बाद यहाँ पर कॉमन रेशियो जो यहाँ पर निकाल सकते हैं वो B/A हो जाता है। ठीक है, इन्हीं दोनों की मदद से आप इनका जो सम का जो फार्मूला होता है, ठीक है, जो सम का यहाँ पर फार्मूला होता है, नीचे मैंने देखिए कि मैंने क्या किया यहाँ पर कि भाई ये GP है, तो कॉमन रेशियो R/B हो गया। नीचे थोड़ा करता हूँ उसको बस।
तो बी बाई ए होता है, इसको 1/r ए बाई बी हो गया। nth टर्म ऑफ जी पी होता है यानी एल, तो एल बाई ए की वैल्यू यहाँ पर आर एन माइनस, ये सम ऑफ जी पी आपको निकालना था, तो सम ऑफ जी पी फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस वन आर माइनस वन होता है। अब यहाँ पर मैंने क्या करने की कोशिश कि मुझे आर एन माइनस वन की वैल्यू पता है, मुझे यहाँ पर आर एन दिया गया और मुझे आर एन माइनस वन चाहिए, यानी आर एन दिया है लेकिन मुझे चाहिए आर एन अपॉन आर चाहिए, यानी मुझे नीचे आर चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया, एन आर और डी आर को मैंने आर से डिवाइड कर दिया। जैसे आप देख सकते मैंने आर से डिवाइड कर लिया, तो ये कट के यहाँ पर देखिए आर एन माइनस वन मेरे पास आराम से आ गया है, और इस आर एन की वैल्यू यहाँ पर मुझे एल बाई ए जो पता भी है, और 1/r की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली कॉमन रेशियो के थ्रू, मुझे दोनों वैल्यू यहाँ पर आराम से पता चल गई है। अब इसमें मैं यहाँ पर पुट करूँगा आर एन माइनस वन की वैल्यू क्या पुट कर दूँगा, मैं पुट कर दूँगा यहाँ पर आर एन माइनस वन की वैल्यू मैं यहाँ पर एल बाई ए पुट कर दूँगा, और 1/r की वैल्यू यहाँ पर मैं ए बाई बी पुट कर दूँगा। ये मैंने पुट किया और मैंने आगे यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देंगे, आपको ये आंसर आ जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं एक बार अगर आपको वन व्यू लेना है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था ये, मानता हूँ मैं। और उसको देखिए सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर बीच उन्होंने लगा ही दिया, मैंने बोला था बेसिकली यहाँ पर आपको मीन निकालने हैं, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बना है, तो मैंने G1 G2 G3 256 और 1, यानी आपको एक तो पता चल गया भाई इक्वल टू 1 ही है। यहाँ पर 3 GP आपको अच्छे से यहाँ पर दी गई है, तो सेकंड टर्म क्या होती है आपका AR होता है, ये आपका A होता है, ये आपका AR स्क्वायर होता है, ये AR क्यूब होता है, और ये AR स्क्वायर 4 होता है। यानी आपको क्या दिया गया, AR स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 256 दी गई है, ए की वैल्यू 1 दी, यानी आर स्क्वायर आर पावर 4 की वैल्यू 256 दी गई है। इस 256 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 256 को आप यहाँ पर लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी कट जाएगा और आपका आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो +-4 आएगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 3 जी माना है कि AR होता है, कोई भी GP का जो सीक्वेंस होता है वो AR होता है, AR स्क्वायर होता है, AR क्यूब यहाँ पर होता है। ठीक है, एक वैल्यू 1 तो आपको पहले ही दिख रही है, T5 की वैल्यू 256 यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर मैंने इक्वेट की एक वैल्यू पता है, तो आर स्क्वायर देखिए आर पावर 4 256 हो गया, उसके बाद आपको आर स्क्वायर यानी आर पावर 4 को जो है आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिखेंगे, और फिर 16 को स्क्वायर की आर स्क्वायर 16 +-4 आ गए, तो एक बार आर की वैल्यू 4 करके यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे और एक R-1 पुट करेंगे, 2 आंसर यहाँ पर आएगा। इसलिए आपको जो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन था वो आपका बोथ ए एंड बी यहाँ पर करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इसको एनडीए ने यहाँ पर बोनस दिया था, बट बोनस देने के यहाँ पर कुछ सेंस नहीं बनता है। तो इस तरह डिटरमिनेंट की बहुत शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको पूरा किसी भी तरह का यहाँ पर डिटरमिनेंट दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस रैंडमली कोई भी यहाँ पर वैल्यूज़ छोटी सी यहाँ पर वैल्यूज़ आप मान सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको कुछ भी यहाँ पर दिया नहीं गया कि ABCGP में या कुछ भी, कोई भी यहाँ पर ऊपर जो है वो कंडीशन यहाँ पर नहीं दी गई है, तो आप A B और C की कोई भी आप वैल्यू मान लीजिए। जैसे मैं मान लिया A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 2 मैंने मान लिया, तो अब मैं इसमें डायरेक्ट यहाँ पर पुट करूँगा। ठीक है, पुट किया मैंने, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ पर C+A की वैल्यू 3 आई, यहाँ पर B की 1 आई, उसके बाद यहाँ पर C की वैल्यू 2 आई, C की वैल्यू 2 आई, और रिप्ले। अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा, जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उसको मैं जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए उसमें A+B की C की वैल्यू ये पुट करूँगा, जो यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगा वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे आपको दिया है। ठीक है, मैंने A की वैल्यू कोई भी वैल्यू आप मान सकते हैं, कोई भी यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 पुट किया है, देखिए सिंपल बन गया। आप इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आप करेंगे तो काफ़ी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, काफ़ी आपको यहाँ पर दिक्कत होगी। कोई भी मैंने रैंडमली इससे जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसकी भी वीडियो अलग से यहाँ पर आएगी, कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ अलग से आएंगी, बट वो थोड़ी से बाद में भी यहाँ पर PYQ की यहाँ पर सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो 1 2 3 मैंने डाल दिया, तो यहाँ पर ये फॉर्म बन गया, सॉल्व के मैंने 8 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, हर ऑप्शन में ये चीज़ यहाँ पर डालूंगा, =1 B=C=2 यहाँ पर डालूंगा, और जिस भी ऑप्शन यहाँ पर मुझे 8 आएगा वो आंसर हो जाएगा। और मैंने देखा कि भाई 4 ABC जो करेक्ट आंसर दे रहा है 8 दे रहा है, तो इसलिए 4 ABC जो ऑप्शन था, ऑप्शन 3 जो था वो करेक्ट था, बट एनटीए ने यहाँ पर बोनस दिया था जो गलत मुझे अभी भी यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, पता नहीं उन्होंने किस बेसिस पे यहाँ पर आपको दिए। ये क्वेश्चन लेंदी कह सकते हैं, क्यों लेंदी कह सकते, बाकी आपको ए बी निकालना था, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल जिनको भी यहाँ पर मैट्रिक्स खाते तो क्वेश्चन को आराम से निकाल लेते हैं। समय लगता है आपको 3 से 4 मिनट, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक साथ उन्होंने जोड़ दिए हैं, और फिर यहाँ पर ए बी का मल्टीप्लाई करें, 3 आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है,
मैट्रिक्स के यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है। यहाँ पर पहले दो जो दिए रहते इसका इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पर जो दिए रहे हैं उसका इससे इसका जैसे मैंने यहाँ पर किया। 2 0 को पहले मैं 2 को मैंने 4 से करूँगा तो 8 आएगा। 2 को मैं 0 से करूँगा 0 आएगा। 2 का 0 से करूँगा 0 यहाँ पर आया, और 0 को -1 -3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, उसके बाद 0 से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो उसके बाद आपको मल्टीप्लाई वगैरह यहाँ पर कर लेना। और आपने देखा कि यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी आएगी नहीं स्टेटमेंट में जो करेक्ट है। उसके बाद ये सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो है यहाँ पर आपका नल मैट्रिक्स आ गया। बट यहाँ पर दिया गया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड स्टेटमेंट टू जब कर रहा हूँ तो इस तरह आपका आंसर आ जाता। देखिए बीच में यहाँ पर काफ़ी आसान क्वेश्चन यहाँ पर लगा, इसमें क्वेश्चन कुछ था ना, आपको बाकायदा इक्वेट करने देनी। बी इक्वल टू 10 दोनों मैट्रिक्स वगैरह आप इक्वेट कर दीजिए। बी प्लस डी इक्वल टू 10 आ गया, सी माइनस 2 इक्वल टू 8 आ गया। तो सॉल्व करेंगे आप, यहाँ बी का 10 दिया, बी के यहाँ करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पर 2, सी की वैल्यू यहाँ पर 12 दी गई है, सी की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ पर डालें, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका बोनस में गया था क्योंकि इनसफिशिएंट डाटा था। इन्होंने बस यहाँ पर टी एम इक्वल टू 1/m, जो कि यहाँ पर रॉन्ग है। क्वेश्चन जो सही होगा वो ये होगा कि जब आप टी एम इक्वल टू 1/n देते हैं, कलर यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, और टी एन जो होगा वो 1/m देते। ये क्वेश्चन जो है पूरा कर, ये आर डी शर्मा के आपके क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये लेकिन उन्होंने यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया, उन्होंने सही क्वेश्चन यहाँ पर पुट नहीं कर पाया। सही क्वेश्चन के साथ जो सोल्यूशन इसका बनेगा वो ये यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए टी एम इक्वल टू 1/n, टी एन इक्वल टू 1/m यहाँ पर होता तो ये करेक्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आता। ठीक है, तो टी एम की वैल्यू 1/n दी है। एन टर्म आपको पता है ये कैसे निकालते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, n-1 डी यहाँ पर कर देते हैं। ये वहाँ पर वैल्यू मैंने लिखी है। अब क्या करूँगा, दोनों को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट मैंने इसलिए किया ताकि एक वैल्यू यहाँ पर ए जो कट जाए। भाई 2-3 वेरिएबल से तो मुझे कुछ यहाँ पर काटना पड़ेगा। काटते कोई चीज़ कभी है जब उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने जब सब्ट्रैक्ट किया तो ए का जो मुझे चक्कर था वो यहाँ पर खत्म हो गया। अब जो सारे जो है यहाँ पर ऊपर से बाद में डी भी कट गया है, तो आपका ये चीज़ बचा, तो डी मैंने कॉमन लिया, m-n भी कट कर डी की वैल्यू जो ओवरऑल आएगा आपकी 1/m- आएगी। अब डी की वैल्यू पता चल गई, वो मैं इस पर यहाँ पर पुट कर दूंगा। जैसे आप देखें मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, फिर m/1 को यहाँ पर मैंने डिवाइड किया है और आंसर आपका यहाँ पर आ गया। तो a m/m हो जाता है 1/m, यानी a की वैल्यू जो आती है आपकी 1/mn आती है, तो a - डी को 0 आती है। ठीक है, जब आपको करेक्ट क्वेश्चन ये दिए होते तब 0 आता, 0 ऑप्शन में दिया था, बट क्वेश्चन ही इन्होंने गलत दिया था। यदि गलत सही देते तो आपका ये यहाँ पर मेथड बनता, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। पूरा बढ़िया से यहाँ पर आपके लिए कलेक्शन किया गया है। उसके बाद ये सब क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के जो क्वेश्चन आए थे वो वाकई में यहाँ पर काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन उनको कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे ये है, इसके पीछे का लॉजिक आपने जब भी कॉम्प्लेक्स प्लेन आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ा होगा किसी कोचिंग में कहीं पे भी, तो वहाँ पे हर की इक्वेशन बताई जाती है। भाई उनका कॉम्प्लेक्स में किस तरह की इक्वेशन, जैसे आपके सर्कल की इक्वेशन बताई जाती है, आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बताई जाती है, हाइपरबोला की बताई जाती है, एलिप्स की बताई जाती है। तो ये आपका एनसीईआरटी वगैरह में, ये आप जब कोचिंग में कहीं लेते हैं, कोई स्टैंडर्ड आप जेईई वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उसमें सबको यहाँ पर फॉर्मूले यहाँ पर बताए जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स में इन सबको कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया था उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन किस तरह यहाँ पर हो सकता था। ठीक है, वन पॉसिबल वे। तो अब देख पा रहे ये आपको यहाँ पर इक्वेशन गिवन थी भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जेड जेड दोनों में यहाँ पर कॉमन है, पूरे ब्रैकेट ही में कॉमन है, तो मैं जेड जेड को क्या करा है मैंने सेपरेट कर लिया है। अब देखिए ये जो पूरे यहाँ पर बचा इसको मैं एक डब्बा यहाँ पर मान लिया, इसको भी यहाँ पर एक डब्बा यहाँ पर मान लिया। अब ये फॉर्म किसका बन गया, ये इस तरह का फॉर्म बन गया, z-z1 इक्वल टू z-z2 फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। ये जो फार्मूला बनता है ये आपका होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ये जो फार्मूला था कॉम्प्लेक्स जिसको प्लॉट करते हैं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन के आता है, जो आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। मतलब कि जेड जो है इसमें, जेड जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किन दो पॉइंट्स का, जो z1 और z2, यानी z1 ये है z2 ये है, तो इनको जो बाइसेक्ट करेगी वो लाइन है। यानी अगर मैं z1 को यहाँ प्लॉट करूँगा, z2 यहाँ प्लॉट करूँगा, तो आप मेरी जो ये लाइन यहाँ पर निकल के आएगी। ठीक है, ये जो लाइन यहाँ पर निकल आई वो क्या हो जाएगा, z लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर क्या हुआ है कि z जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी z1 यहाँ पर जो वैल्यू आई देगा, और z2 की इस क्वेश्चन में जो वैल्यू है बेसिकली वो यहाँ पर माइनस आई है। तो मैंने यहाँ पर देखिए प्लॉट किया, आई माइनस आई, तो ये
लाइन हो गई, और ये जो इसकी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन हो गई, इन दोनों इनको काटने वाली है, ठीक है। तो उसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने निकाला, तो यानी जेड बाई जेड जो है आपका ये है। अब ये लाइन को पता है, ये लाइन जो होती है आपकी रियल एक्सिस में आती है। आई और मैंने जो मैंने प्लॉट किया है ये इमेजनरी एक्सिस हो गई, यानी आपको जो यहाँ पर जेड बाई जेड जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आया ये बेसिकली आपका रियल एक्सिस प्लाई कर रहा है। रियल एक्सिस प्लाई कर रहा है इन द सेंस कि यहाँ इसका कोई इमेजनरी पार्ट नहीं है, यानी इसको इमेजनरी पार्ट नहीं, यानी इमेज जेड बाई जेड की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, यानी ये ऑप्शन जो था आपका करेक्ट था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये था। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पर करने जो यहाँ पर तरीका बनता है, इस तरह कई क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेंगे, बहुत क्वेश्चन यहाँ पर आपको इसी तरह के कई क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में यहाँ पर आते हैं। आपको इसमें करना क्या रहता है भाई, जो भी यहाँ पर निकालना रहता है, ठीक है, जो भी जैसे इसको निकालना है तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता है, आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, तो आप क्या करें, इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में आपको इनको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर 2z दिया गया है, यहाँ पर z दिया गया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 को जो है वो आप कॉमन यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। 2 को कॉमन निकालें, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। ये देखिए 2z यहाँ पर दिया गया, उसमें मैंने 2 यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, तो मुझे ये फॉर्म यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब लेकिन बेसिकली वहाँ पर -2i भी दिया है एडिशनली, लेकिन 2i मैं यहाँ पर ला नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, -2i + 2i मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब जो है यहाँ पर ये देखिए फॉर्म मेरे पास आ गया, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, इसके लिए मैंने इसको यहाँ पर बड़ा वाला जेड मान लिया है, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू जो है वो पता है, गिवन है क्वेश्चन में। एडिशनली जो है वो 9/2i आया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर काम करता है। यहाँ पर आपको क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है आपकी मिनिमम वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पर पूछा है आपकी मिनिमम वैल्यू। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉर्मूला आपका कॉम्प्लेक्स स्प्लिट में पढ़ाया जाता है कि भाई यदि Z1 + Z2 कोई 2 यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो Z1 + Z2 हो सकती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है इनका मॉड यहाँ पर निकाल लेंगे, Z1 - Z2 यहाँ पर होती है। अगर यहाँ पर माइनस भी होता है तब भी सेम फार्मूला दोनों केस में होता है। मैक्सिमम वैल्यू जो होता है आपकी ये होती है, मिनिमम वैल्यू जो है, अगर मिनिमम वैल्यू होता है तो आप हम इसको यूज़ करते हैं, मैक्सिमम पूछता है यहाँ पर हम ये इस मैक्सिमम पूछ लिया, हम इसको यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मेरा ये फॉर्म यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर क्या Z1 को क्या डिनोट कर रहा है, ये Z1 को ये Z डिनोट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर Z2 को यहाँ पर कौन डिनोट कर रहा है, 9/2i यहाँ पर उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर z की वैल्यू बड़ा वाला z है, z की वैल्यू यहाँ पर ये दी गई है 9/2i, तो यहाँ पर दे दोनों का मॉड लेना पड़ता है। अब इसको करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पर दी ही गई है, z -3 - 2i की वैल्यू दी ही गई 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, और 9/2i की वैल्यू यहाँ पर निकाल ही सकते हैं। किसी का भी यदि आपको मॉड निकालना है तो आपने पढ़ा x² / y² करेंगे, तो 9/2i में x का पार्ट यानी रियल पार्ट 0 था, और उसको स्क्वायर करेंगे 9/2 को स्क्वायर करेंगे, तो ओवरऑल बाहर निकालें तो आपको यहाँ पर 9/2 मिले, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, और z + 9/2i। तो इसकी वैल्यू <= यानी मिनिमम वैल्यू यदि कोई पूछता, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर पूछा था, तो यहाँ पर 5/2 इसकी जो है मिनिमम वैल्यू इसकी होती है। बट यहाँ पर मैंने पहले यहाँ पर बोला था, मैंने 2 यहाँ पर जो है कॉमन लिया था, 2 बाहर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5/2 × 2 जो वो 5 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो भी टर्म यहाँ पर दी, इस क्वेश्चन में क्या होता है, जो भी आपको निकालना है उसको जो भी वैल्यू दी गई है उसके फॉर्म यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया, 2 वगैरह कॉमन लिया है, फिर यहाँ पर इस फॉर्म को देखिए, ये चीज़ मुझे गिवन था, तो इस तरह बनाने के मैंने प्लस माइनस करके -2 जुगाड़ करके मैंने यहाँ पर बनाया उस फॉर्म को। और फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी का रूल इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर मुझे मिनिमम मैक्सिमम पता करना है, मिनिमम पता करने इसलिए मैंने ये यूज़ किया। अगर मैक्सिमम वैल्यू पता करनी रहती तो मैं इसको यूज़ करता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। Z1 की वैल्यू यहाँ पर बड़ा Z था, और बड़ा Z की वैल्यू जो यहाँ पर Z -3 - 2i थी, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है, मिनिमम वैल्यू उसकी 2 है दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर 2 पुट किया, और इसका यहाँ पर मॉड्यूलस मैंने बोला था x² में उसको निकाल सकते हैं, तो ये है लास्ट में मैंने 2 कॉमन ली, 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन, नंबर ऑफ 1 फंक्शन निकालने को, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन हैं। जिसमें ऑन टू किसी में 1 पूछ सकता है, इसमें 1 मैपिंग कितनी सारी हैं, तो इसको मैं आपको 2 मेथड यहाँ पर डिस्कस करूँगा। एक में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, कैसे फार्मूला आप कैसे निकाल सकते हैं आराम से, और एक जो है नॉर्मल मेथड से आप किस तरह यहाँ पर निकाल सकते हैं।
तो अगर मैं मेथड वन डिस्कस करूँ जो आपका नॉर्मल मेथड है, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना रहता है, आप पहले टोटल फंक्शन निकालिए। इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट है, तो टोटल फंक्शन आप कह सकते हैं 2/4 होगा, या आप कह सकते हैं 4/2, दोनों किस्म आपके यहाँ पर 16, यानी टोटल जो यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल फंक्शन यहाँ पर पता कर लिया कि भाई 16 जो यहाँ पर फंक्शन बन सकते हैं, 16 तरह के यहाँ पर हमने मैपिंग टोटल कर सकते हैं, 16 फंक्शन यहाँ पर बन सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं करूँगा कि भाई टोटल जो फंक्शन होते हैं वो या तो 1 1 होंगे या ऑन 2 होंगे, तो मैं क्या करूँगा 1 1 फंक्शन निकालूंगा। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि भाई जो भी यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर ए सेट मैंने बनाया, यहाँ पर बी मैंने बनाया, यहाँ पर कुछ एलिमेंट मैंने लिख दिए 2 1 2 3 पर, जैसे यहाँ पर दिया ये 1 2 दिए गए। तो 1 1 फंक्शन ये होता है कि जैसे ए यहाँ पर दिया, यहाँ पर पी दिया है, तो भाई बी में कोई भी एक एलिमेंट यहाँ पर ऐसा होगा जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, यानी उसका कोई भी यहाँ पर ए में कोई भी उसका यहाँ पर इनपुट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लो कि मैंने यहाँ पर 1 की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू 1 है, 3 की वैल्यू 1, 4 की वैल्यू, अब यहाँ पर 2 ऐसा बचा जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये क्या फंक्शन बन गया, ये 1 1 फंक्शन बन गया है। यानी कोई भी सिंगल, चाहे 1 की यहाँ पर कोई प्री इमेज ना हो या 2 की कोई प्री इमेज ना हो, तो कोई भी यदि कोई एलिमेंट बचता है बी में जिसकी कोई प्री इमेज नहीं मिलती है, तो उस केस में पूरा फंक्शन जो है वो आपको 1 1 फंक्शन हो जाता है। यानी 1 1 फंक्शन में ये केस होता है कि यहाँ पर कोडोमेन इक्वल टू रेंज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, वहीं ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली 1 1 फंक्शन यहाँ पर निकाल लूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर नीचे किया है। मैं करूँगा यहाँ पर डब्बा बनाऊँगा, यहाँ पर पता है 1 2 3 4 ई फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, और एफ जो दिया गया है यहाँ पर 1 2 दिया गया है। तो मैं जितने भी नंबर 1 1 फंक्शन बन सकते हैं वो, ये लेंदी प्रोसेस है, इसलिए मैं बता देता आपको जानकारी है, बाकी इसका एक फॉर्मूला था जो कि आपका नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर है। तो कितने नंबर फंक्शन बन सकते हैं, या मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज करूँगा। मैं मानूंगा कि भाई 1 की जो यहाँ पर आउटपुट है 1 है, 2 की भी 1 है, 3 की भी और 4 की भी। ठीक है, हमने एक हमारा 1 1 फंक्शन में, क्योंकि यहाँ पर 2 के जो है प्री इमेज नहीं है, इसलिए मेरा एक 1 1 फंक्शन है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, भाई 1 2 3 4 मैंने लिख दिया, यहाँ पर 1 2 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, भाई 1 की भी जो आउटपुट 2 आया, 2 की भी, 3 की भी, 4 सबके आउटपुट 2 ही आया, और 1 का कोई प्री इमेज नहीं हो, यानी इस केस में 1 1 फंक्शन ये बन गया। तो टोटल जो है तो यहाँ पर 2 1 1 फंक्शन यहाँ पर बन सकते हैं, हर केसेस को मिलाकर। यहाँ पर टोटल फंक्शन 16 है, जिसमें से 2 आपका 1 1 है, यानी ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे, 14 यहाँ पर हो जाएंगे आराम से। फॉर्मूले से आप कैसे कर सकते हैं कि जो भी आपको यहाँ पर नंबर ऑफ यहाँ पर निकालने पड़ते हैं, इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, कि जो भी आपका ऑन टू फंक्शन है आपने उसका डायरेक्ट ये फार्मूला होता है, काफ़ी पेचीदा फार्मूला है, बट ये से आपको याद तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, इसको आपको जितनी बार 5 से 6 बार लेकिन तो आपको यहाँ पर मेमोराइज हो जाएगा। यहाँ पर जो एम डिनोट करता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, यहाँ पर जो ई फंक्शन ए मान सकते हैं, और एन जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फंक्शन एफ। एम यानी ई में यहाँ पर 4 एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए थे, एन में 2 एलिमेंट्स दिए गए थे, बस यहाँ पर डायरेक्ट क्या है वैल्यू हुई तो पुट करनी थी। और यहाँ पर याद रखिए r इक्वल टू 1 से n तक यहाँ पर जाता है, तो r इक्वल टू 1 से यहाँ पर 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू जो यहाँ पर 2 है। तो ये चीज़ आपका आ गया, इसको आप क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, एक बार मैंने सॉल्व करके वगैरह पहले ही कर रखा है। उसके बाद जो यहाँ पर ये क्वेश्चन बताया, ये भी आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो मैंने आपको भी एक क्वेश्चन पहले जो बताई थी, वो इसी के बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चन है। कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं वो ज़रा यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा उस स्लाइड नीचे चला गया ये बस, ठीक है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम सारे ऑप्शन को हम यहाँ पर आपको चेक करके यहाँ पर बताने वाले हैं। मैक्सिमम तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहता है कि भाई Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 लेस देन Z1 प्लस Z2। यानी कोई भी दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है बोले, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, मिनिमम वैल्यू ये होती है। यहाँ पर हमको मैक्सिमम वैल्यू पहले ऑप्शन निकालनी है, तो यहाँ पर Z1 की जगह पर हम 2Z1 पुट करेंगे और Z2 की यहाँ पर Z2 ही है। यानी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, Z1 की जगह 2Z1 करूँगा, तो 2 बाहर निकल के यहाँ पर क्या आ जाएगा 2Z1 आ जाएगा, और यहाँ पर Z2 रहेगा ही रहेगा। Z1 की वैल्यू यहाँ पर हमको दी गई 1, यानी 2 1 हो जाएगा, और Z2 की वैल्यू 2 देगी, यानी टोटल कितना आ गया आपको 4 आ गया। यानी मैक्सिमम जो वैल्यू है यहाँ पर 4 होनी चाहिए, यानी ऑप्शन 1 जो ही वो ऑप्शन 1 ही जो था आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाता है, और ऑप्शन आपको यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल मैं आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं अब यहाँ पर तो क्या किया मैंने यहाँ पर Z1 की जगह पर 2Z1 पुट किया, तो यहाँ पर भी भाई 2Z1 पुट कर 2 बाहर आ जाएगा मॉड से, Z1 की वैल्यू यहाँ पर मॉड Z1 मॉड की वैल्यू दी गई है, तो 4 आ, यानी मैक्सिमम वैल्यू जिसकी 4 ही होगी, जो कि मैंने आपको दिखा दिया।
और ऑप्शन यहाँ पर मैं यहाँ पर चेक करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन सी और डी की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर Z2 + 1/Z1 बोला है, ठीक है। यानी Z2 को मैं Z2 रहने दूंगा, Z1 की जगह पर 1/Z1 यहाँ पर मैं कर दूंगा। तो 1/Z1 करूँ तो इसकी यहाँ पर पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 1/Z1 + Z2 हो जाएगा। भाई Z2 की जगह Z2 ही है और Z1 की वैल्यू 1/2 ही 2 दी ही गई यहाँ पर, ठीक है। और एक Z की जो यहाँ पर वैल्यू है वो यहाँ पर 1 जो है यहाँ पर वैल्यू दी गई है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3/2 यहाँ पर आएगा, बट यहाँ पर बोल रहा है कि भाई 2 है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाए। इसी तरह ये भी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग है। तो सारे ऑप्शन आपको रॉन्ग हो, इसलिए आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन को इसी तरह यहाँ पर किया जाता है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी को यहाँ पर फॉलो करेंगे और जो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी उससे यहाँ पर कर लेंगे। जैसे ऑप्शन 1 में Z1 को यहाँ पर 2Z2 यहाँ पर मानना पड़ा और ऑप्शन 2 में यहाँ पर Z1 को 1/Z1 मानना पड़ा। सबको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, मिनिमम वैल्यू पूछा तो यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू कॉन्सेप्ट लग के चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। ये वही प्रोसेस किया मैंने। 2Z1 यहाँ पर करना था, 2 मैंने के अंदर यहाँ ब्रैकेट में किया, 2 जो है वो बाहर आ जाए क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद Z1 की वैल्यू यहाँ पर दी ही गई है 2 और Z2 की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है, तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 आपको दिया तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। सेकंड में आपको पता है चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ट्रायंगल इक्वलिटी दोनों के लिए यहाँ पर सेम होती है। तो मिनिमम वैल्यू जो बनता है वो आपका यहीं से बनता है, जो मैंने आपको दिखाया था अभी, Z1 - Z2 बनता। वैल्यू मैंने पुट की 1 आया, बट 1 ऑप्शन में नहीं दिया था, तो बी भी ऑप्शन गलत हो जाता है। सी केस में यहाँ पर क्या करना था, बस यहाँ पर Z1 को 1/Z1 के Z2 को 1/Z2 कर देंगे, तो आंसर जो आपका 3/2 एट लास्ट यहाँ पर आएगा, जो ऑप्शन में नहीं गिवन था। ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है आपका कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूले यहाँ पर बेसिकली आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एक जो आपका यहाँ पर फॉर्मूला है वो आपका डी मोवियर्स यहाँ पर थ्योरम आराम से यहाँ पर लगे, और डी मोवियर्स थ्योरम से आप यहाँ पर आसानी से इसको कर सकते थे। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 + √3i/n/2 यहाँ पर दिया था। कोई भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, इसको हम साइन कॉस में हमको बदलना है। भाई साइन कॉस बदलेंगे तभी तो यहाँ पर यूलर्स आइडेंटिटी आप आगे चल के यहाँ पर लगाएंगे। इसको बदलने के लिए आप क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पर x और y के टर्म यहाँ पर x = 1 दिया गया है और जिसका इमेजिनरी पार्ट है वो √3 दिया गया है, तो आप इसको डिवाइड किससे करते हैं, x² + y² से करते हैं। यहाँ पर x² 1 आ जाएगा, √3 करें यानी ओवरऑल 2 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से आप क्या किया, हमने डिवाइड यहाँ पर कर दी, डिवाइड भी किया है, मल्टीप्लाई भी यहाँ पर किया है। देख सकते हैं यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है और यहाँ पर 2 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर n/2 यहाँ पर मैंने बाहर निकाल लिया है और एक 1/2 अंदर रहेगा, तो इस फॉर्म में बन जाएगा। 1/2 को मैं यहाँ पर cos π/3 लिख सकता हूँ, √3/2 के यहाँ पर sin π/3। ये मेरा बन गया यहाँ पर स्टैंडर्ड यूलर्स आइडेंटिटी। cos θ - i sin θ को मैं e⁻⁰ फॉर्म में यहाँ पर आराम से लिख सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। उसके बाद डी मोवियर्स थ्योरम इसलिए लगाते हैं कि जो भी आपका यहाँ पर पावर में रेज रहता है, जैसे आपका cos θ + i sin θ है, ठीक है। इसको यदि पावर n रेज है तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos n θ + i sin n θ, यानी n जो रहता है वो थीटा के साथ यहाँ पर अंदर जाके वो चिपक जाता है, यानी n को मैं नीचे बुलाऊंगा तो n π/6 और n π/6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ पर कंडीशन दी गई, तो आपको रियल चाहिए था, पॉजिटिव रियल वैल्यू यहाँ पर चाहिए थी, ठीक है। पॉजिटिव रियल मीन्स होता है कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0, इसका इमेजिनरी पार्ट यानी sin π/6 वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम जा रहे क्या है, सारे ऑप्शन हम पुट करें, n/3 यहाँ पर पुट करें, n = 3 पुट करें, तो sin π/2, लेकिन sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, यानी इससे आपका इमेजिनरी पार्ट हो वो 0 यहाँ पर ना होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया गलत। n = 6 मैंने पुट किया, यहाँ पर 0 आ गया, इट्स ओके। उसको मैंने n = 2 पुट तब भी 0 आ गया, इट्स ओके। n = 0 पुट तब भी 0, इट्स ओके। बट हमको चाहिए क्या था, हमको यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू चाहिए थी और स्मॉलेस्ट होनी चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं 0, n = 0 भले 0 दे रहा है, बट n0 जो है वो आपका इंटीग्रल वैल्यू नहीं, इसलिए ऑप्शन डी नहीं हो सकता था। और 12 और 6 में सबसे छोटी डिजिट को यहाँ पर पूछी गई, इसलिए हमने यहाँ पर n = 6 करेक्ट माना, यानी बी जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या था कि आप x² + y² से यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं, x² + y² से डिवाइड करके यहाँ पर आप इसको इस फॉर्म में बदलते हैं, ठीक है। x = यहाँ पर 1 दिया गया, तो y = √3 दिया गया था, तो ये फॉर्म आपको आ जाता। इसको जो है आप यहाँ पर 1/2 cos π/3 √3/2 sin π/3 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये
इस फॉर्म से डी मोवियर्स थ्योरम जो है का एडिशनल यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो पावर होती है वो चिपक जाती है अंदर, यानी π/3 तो n π/6। अब आपको रियल यहाँ पर चाहिए तो ये पार्ट आपको जीरो करना था, तो सारे मैंने वैल्यू पुट की कि कौन यहाँ पर जीरो दे सकता है। तो बेसिकली n = 6 यहाँ पर जीरो दे दिया, n = 0 यहाँ पर जीरो दिया था, इमेजनरी पार्ट को जीरो बना दिया था, और n = 12। बट हमको इंटीजर चाहिए तो ये नहीं हो सकता, हमको स्मॉलेस्ट चाहिए था तो ये नहीं हो सकता, तो n = 6 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, उसके बाद ये बहुत यहाँ पर चिंदी से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था। यहाँ पर बेसिकली देखिए सब यहाँ पर i = n दिया गया है, तो i = n यहाँ पर आपको कॉमन करना था, तो अंदर क्या आ जाता है, i आ जाता है, फिर i² आ जाता, फिर आपका i का पावर 3 आ जाता। i का पावर यहाँ पर 1 कॉमन लिए तो 1 + i कर दिया, i² को यहाँ पर -1 ले सकते हो, i का पावर 3 जो है आपका यहाँ पर i हो जाता है। ठीक है, i से i कट गया, 1 से 1 कट गया, यानी 0 है, i n × 0 जो है आपका 0, यानी 0 आपका आंसर हो जाता है। तो कुछ कुछ यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन बीच बीच में यहाँ पर ऐड कर दिए जाते हैं। उसके बाद भाई ये देखिए यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर GIF फंक्शन को देख कर यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर भयभीत हो गए हैं, पर इस क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है, दम इन द सेंस नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पता थोड़ा सा मैं नीचे करूँ, काफ़ी ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये था। ऑनटू फंक्शन का आप कंडीशन एक जानते हैं कि भाई ऑनटू फंक्शन के लिए जो भी आपका यहाँ पर कोडोमेन दिया गया है वो आपका क्या होना चाहिए, रेंज के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कोडोमेन इक्वल टू यहाँ पर रेंज होना चाहिए। यहाँ पर जो भी कोडोमेन दिया गया फंक्शन में दिया गया है आर, आपने देखा यहाँ पर R दिया गया, यानी जो कोडोमेन है वो आपका आर है। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शन जो दिया गया इसकी हम क्या पता करेंगे, रेंज। रेंज कौन सा आउटपुट जो देता है वो किस नेचर का, वो इंटीग्रल ही है या वो रियल नंबर है, कोई भी चीज़ या फ्रैक्शनल, किस तरह का वो देखेंगे। तो भाई इंटीजर वो GIF फंक्शन है तो इसकी वैल्यू भी इंटीजर होगी, इसकी वैल्यू भी इंटीजर ही देगा और ये भी 3 जो है वो इंटीजर है, यानी ओवरऑल जो आपका रेंज जो इसकी आएगी वो इंटीजर है, यानी कुछ भी आप वैल्यू पुट करें ओवरऑल जो आपको रिजल्ट आएगी, जो रेंज यहाँ पर आएगी वो यहाँ पर इंटीजर टर्म आएगी। इट मीन्स कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल यहाँ पर नहीं है, तो फंक्शन जो है वो ऑनटू जो है वो नहीं होगा, ऑनटू नहीं हो सकता, मीन्स वो फंक्शन जो है वो इनटू यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो कोडोमेन की जितनी भी यहाँ पर नॉन इंटीग्रल वैल्यूज रहेंगे उनके कोई प्री इमेज ही नहीं मिलेगा। ठीक है, प्री इमेज यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसलिए जो है वहाँ पर ये ऑनटू फंक्शन नहीं हो सकता है। कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, क्योंकि रेंज जो इसकी सिर्फ इंटीग्रल आती है, लेकिन इसका कोडोमेन जो था वो आपको यहाँ पर रियल नंबर दिया गया था, इसलिए नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर अब हम क्या फाइंड करेंगे, मैनी वन और 1 1 है कि नहीं वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर जैसे 1 से लेकर 2 के बीच कोई भी वैल्यू पुट करिए, तो इसके जो GIF फंक्शन क्या करता है, सबसे शॉर्टेस्ट इंटीग्रल वैल्यू देता है, तो 1/2 पुट करेंगे तब भी 1 देगा, 1/1.7 करेंगे तब भी 1 देगा, और सबको सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पर सेम वैल्यू आपको मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डिफरेंट आउटपुट के लिए आपको यहाँ पर सेम वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। तो ये किसका कंडीशन होता है, ये मैनी वन फंक्शन होता है, तो फंक्शन जो आपका मैनी वन हो जाएगा और इनटू हो जाएगा क्योंकि ऑनटू नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप वेन डायग्राम के थ्रू आसानी से यहाँ पर कर सकते थे। जैसे ये दिया है तो आपको यहाँ पर 3 डब्बे यहाँ पर बनाने थे। ठीक है, 3 डब्बे यहाँ पर आपको बनाने थे। उसके बाद यहाँ पर A माइनस, इसको मैं A मान लिया, इसको मैं B मान लिया, इसको मैं यहाँ पर C मान लिया। तो यहाँ पर A माइनस B यहाँ पर बोला है, तो A मतलब कि A आपको लेना, B को एक्सक्लूड कर देना, नहीं कौन सा पार्ट यहाँ पर कवर हुई आपकी, ये पार्ट आराम से यहाँ पर कवर हो गए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इंक बदलूंगा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप रेड ब्लू पेन कोई भी इस्तेमाल करें, आप वहाँ पर क्या कोई नए नए तरह के यहाँ पर डिज़ाइन, से एक में ऐसे डिज़ाइन बना दिए, एक में आप ऐसे करके डिज़ाइन बना देते, तो इससे भी आपको डिफरेंस यहाँ पर पता चल जाता है। एक में ऐसे ऐसे कुछ भी करके यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन आप यहाँ पर ले सकते थे। ठीक है, तो आपको इंक वहाँ पर मिलेगा नहीं अलग अलग तरह की। तो B माइनस C बोले, नहीं B को पूरा लेना है बट C को एक्सक्लूड करना है, यानी C को आपको यहाँ पर नहीं लेना, बाकी B के आपको सारे पार्ट्स को यहाँ पर लेना है। तो उस केस में आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं इंक फिर से बदलूंगा, अब मैं यहाँ पर नीला कलर ले लिया। अब यहाँ पर C माइनस C बोले, नहीं A को एक्सक्लूड करें, A को एक्सक्लूड करके ये सारे पार्ट आपको यहाँ पर ले लेने हैं। तो आपने देखा इन सब का यहाँ पर यूनियन लेना, तो सबका यूनियन यहाँ पर ले लिया, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना, सबका यूनियन, यानी इसका जब कॉम्प्लीमेंट होता है जो पार्ट मैंने उसको एक्सक्लूड करके जो रिमेनिंग पार्ट है वो आंसर, यानी सब पार्ट यहाँ पर देखिए यूज़ हो गया, मात्र ये जो पार्ट था यही इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा सबके यूनियन का, और ये पार्ट क्या है आपका A यूनियन B यूनियन C है। ठीक है, क्योंकि बीच का सब में कॉमन है तो A यूनियन B यूनियन C ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। बट डायरेक्टली मैंने आपको यहाँ पर
तीन डायग्राम बनाने थे और आपको ये, लेकिन इस एक्सप्रेशन को देख के कितने बच्चे यहाँ पर डर गए हैं। तो a-b बोला है तो बी को एक्सक्लूड करके आपने a को यहाँ पर क्रॉस डैश किया, b-c को प्लॉट किया, c-d को, इन सब का यूनियन लेना तो सब यहाँ पर कंबाइन होगा, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लेना तो कॉम्प्लीमेंट उन सबको एक्सक्लूड कर दो तो जो बचा पार्ट बचा ये आपको बचा, ये बचा पार्ट जो है आपका a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c यहाँ पर आंसर था आपका। ठीक है, उस पर यहाँ पर ये आपका यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी 50th क्वेश्चन ये आपका है। ठीक है, ये आपका सेट पर दिया गया था क्वेश्चन था। यहाँ पर जो आपको कंडीशन दी गई थी वो a b ग्रेटर देन 0 यहाँ पर बोली गई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तीन चीज़ें पता करते हैं, आप रिफ्लेक्सिविटी उसकी पता करते हैं, आप उसकी सिमेट्रिटी पता करते हैं, आप उसकी ट्रांसमिटिविटी पता करते हो। जब तीनों अगर मान चलिए बाई चांस निकल गए तो इस क्वेश्चन को आप क्या बोलते हैं भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव हम क्या करते हैं, सेम डिजिट नंबर लेते हैं, जैसे ए मैंने ले लिया तो ए पुट करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा। भाई कोई भी वैल्यू का जो स्क्वायर है तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। फिर चाहे आप 2 ले लें, फिर -2 ले लें, 3 ले लें, कुछ कोई भी वैल्यू दुनिया के लिए लेंगे, यदि इसका स्क्वायर आएगा तो वो डेफिनेटली जो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी रिफ्लेक्सिविटी जो है वो हमेशा यहाँ पर ट्रू होगी। ठीक है, उस पर सिमेट्रिविटी की हम बात कर लेते हैं। सिमेट्रिविटी भाई ए बी की वैल्यू जो भी आएगी यदि वो ग्रेटर देन 0 होगा, डेफिनेटली जो बी आएगा वो भी यहाँ पर 0 से ग्रेटर होएगा ही होएगा, क्योंकि भाई 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, चीज़ तो यहाँ पर सेम ही होगी, यानी दोनों केस में यहाँ पर सिमेट्रिविटी भी होगी, यानी सिमेट्रिक भी ये है। अब जो मेन यहाँ पर था वो ट्रांसमिटिविटी था। ट्रांसमिटिविटी के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसमिटिविटी ये क्वेश्चन नहीं था, क्यों इन द सेंस नहीं था कि यदि आप 5 0 यहाँ पर लेंगे और मैं यहाँ पर 0 - 2 लूँगा तो 5 × 0 की यहाँ पर 0 आएगा, 0 ग्रेटर देन 0 यानी कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है। 0 - 2 लूँगा तब भी 0 आएगा, कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। बट ए बी सेटिस्फाई किया, बी सी सेटिस्फाई किया, ठीक है, लेकिन अब ए कॉमर्स से जो ट्रांसमिटिविटी चेक करने को होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 - 2 आ जाएगा। 5 - 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -10 आएगा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए ट्रांसमिटिविटी की कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रही है। तो आपका जो फंक्शन था बेसिकली ये मात्र रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, बट ट्रांसिटिव जो है ये नहीं था। तो आपका जो आंसर था वो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन था। तो इसी तरह यहाँ पर पूरे यहाँ पर जो है 50 के 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस, पार्ट 1 मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया था। एक बार थर्ली आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करते सेटिस्फाई करता, ए बी बी एक पुट करते सेटिस्फाई करता, बट ट्रांसटिव नहीं, इसलिए ऑप्शन आपका ये हो गया। इसमें आपको क्या था बेसिकली वेन डायग्राम बनाना था, आपका आंसर तुरंत यहाँ पर आ जाता। तो ये आसान क्वेश्चन में था। ये क्वेश्चन जो था टफ क्वेश्चन में था। यहाँ पर आपको ऑन टू फंक्शन चेक करना, ऑन टू फंक्शन कोडोमेन इक्वल टू रेंज, कोडोमेन जो है आपका यहाँ पर आर होता है, क्योंकि आर यहाँ पर गिवन था, ये देखिए आर यहाँ पर गिवन एफ आर टू आर, बट कोडोमेन इसका रेंज देखते फंक्शन हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देता है, दोनों इक्वल ना होते इसलिए कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज हो जाता। अब यहाँ पर देखते हैं कि मेनी वन और 1 1 पता करने के लिए आप 2 2 3 3 वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू जो है यहाँ पर सेम 2 2 ही आ रही है। इट मीन्स ये मेनी वन फंक्शन था, तो मेनी वन हो गया और 1 1 हो गया, आपका ऑप्शन था। उसके बाद ये चिंदी क्वेश्चन आइए ना आपको यहाँ पर कॉमन लेना, तो आपको सॉल्व कर देना था। उसके बाद ये क्वेश्चन जो था आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि आप पहले x² + y² अंडर रूट से मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पर इल्यूलर्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर 2 मोबियस थ्योरम लगा कर इमेजिनरी पार्ट इसलिए 0 है तो आपको साइन वाला पार्ट जो 0 करना था, ऑप्शन से ले लेकर आपको 0 देखना है, तो सबसे छोटी और इंटीग्रल जो वैल्यू थी वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, यहाँ पर आपको वो वही वैल्यू निकाल इनइक्वालिटी थ्योरम लगा कर अपने यहाँ पर बढ़िया से यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें 1 1 पूछ लेता है, 1 2 4 कई तरह के यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं इसके 2 मेथड बताया कि आप इस मेथड से कर लीजिए या आप डायरेक्ट फॉर्मूला पर रख लीजिए, उस मेथड से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम यहाँ पर मैंने बताया, इसका पीडीएफ पूरा आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएगा, उसको जरूर से जरूर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तभी आपको इसका यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, वरना इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, यदि मेरी तरफ से यहाँ पर अगर 50% भी आपको हेल्प हो रही है, अगर आप अपनी तरफ से यहाँ पर 50% हेल्प लगाएं तो 100% हेल्प जो रहेगा आपकी यहाँ पर सिलेक्शन को यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर करेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर यहाँ पर प्लेलिस्ट देखिएगा, प्लेलिस्ट मैंने वैसे भी यहाँ पर नई बना दी है, PYQ स्प्रिंटर नाम से है, तो आप उसको देख सकते हैं। ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है, फिर CU सेट अगर अगले साल से यहाँ पर चालू होता है तो इसके लिए भी महा हेल्पफुल है, क्योंकि ओवरऑल जो यहाँ पर पैटर्न सिलेबस सब चीज़ यहाँ पर यही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो सकती हैं, टाइमिंग आवर यहाँ पर चेंज हो सकता है, बट ओवरऑल सिलेबस यदि आप मैथ्स का दे रहे हो तो मैथ्स से चीज़ें आएंगी, PCM से ऐसा नहीं कहीं और आ जाएगा। हाँ, हो सकती है अलग सेक्शन जोड़ के आप मेंटल एबिलिटी जोड़ दें कि 20-22 क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग के एक्स्ट्रा यहाँ पर दे सकते हैं, बट जो आपका मेन जो सब्जेक्चुअल चीज़ें हैं वो आपके यहाँ पर PCM से ही आएगी। एग्रीकल्चर का तो आपका वहाँ पर भी आपका मैथमेटिक्स आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी
जाती है और एग्रीकल्चर क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन में यहाँ पर रहती हैं। तो PYQ स्प्रिंटर सभी के लिए यहाँ पर हेल्पफुल, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर हेल्पफुल है। सभी तरह की PYQ आपको अपलोड किए। मैथ्स के यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर अपलोड कीजिए। तो अब जो नेक्स्ट टैग वो आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स में को जाएगा। तो काफ़ी मेहनत लगती है, समय यहाँ पर जाता है, तो आप उसको सब्सक्राइब और लाइक यहाँ पर कर सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।